नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सबके दिल में बसने वाले रतन टाटा जी के बारे में, जिनका अब स्वर्गवास हो गया है। तो शुरुआत करते हैं उनके जन्म से। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बॉम्बे में हुआ था। वह प्रतिष्ठित टाटा परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनका बचपन बहुत चुनौतियों से भरा था। जब वे सिर्फ 10 साल के थे तब उनके माता पिता नवल और सूनू टाटा का तलाक हो गया, जिसके बाद उनकी परवरिश उनकी दादी लेडी नवाजबाई टाटा ने की। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फिर 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। रतन टाटा ने 1962 में टाटा समूह से जुड़कर अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने टाटा स्टील में एक साधारण कर्मचारी के रूप में काम करना शुरू किया। आमतौर पर बड़े व्यापारिक परिवारों के वारिस सीधा ऊंचे पदों पर बैठते हैं, लेकिन रतन टाटा ने शुरू से मेहनत करते हुए काम सीखा। उनकी मेहनत और समर्पण ने JRD रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने कई बड़े बदलावों का सामना किया और यह एक वैश्विक दिग्गज कंपनी बन गया। उनके नेतृत्व में कई हाई प्रोफाइल अधिग्रहण हुए, जैसे 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण, 2007 में कोरस स्टील का अधिग्रहण और सबसे बड़ा अधिग्रहण 2008 में जगुआर लैंड रोवर की खरीद। इन अधिग्रहणों ने टाटा समूह को पारंपरिक भारतीय व्यवसाय से एक वैश्विक ब्रांड में बदल दिया। रतन टाटा के नेतृत्व में सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक थी टाटा नैनो, जो दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानी जाती है। टाटा नैनो का विचार रतन टाटा की उस दृष्टि से आया जिसमें वे भारतीय परिवारों को एक सस्ती और सुरक्षित गाड़ी मुहैया कराना चाहते थे। हालांकि यह गाड़ी व्यावसायिक रूप से सफल नहीं हो पाई, लेकिन यह नवाचार और जनजीवन सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक बनी रही। कारोबार से आगे बढ़कर रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए भी जाना जाता है। टाटा समूह से उत्पन्न संपत्ति का बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से दान में जाता है, जो स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कई अन्य क्षेत्रों में काम करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान रतन टाटा ने राहत कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाई और भारत की मदद के लिए करोड़ों रुपए दान किए। अपनी अपार सफलता के बावजूद रतन टाटा अपनी सादगी और विनम्रता के लिए जाने जाते हैं। उनके बारे में एक कम झांत तथ्य यह है कि उन्होंने कभी शादी नहीं की और अपना जीवन टाटा समूह और परिवार द्वारा सिखाई गई नैतिकता के प्रति समर्पित कर दिया। रतन टाटा ने यह भी बताया कि उन्हें 4 बार प्यार और बात शादी तक भी पहुंची थी, पर किसी न किसी वजह से बात बिगड़ गई। वह बोले थे, कई बार ऐसा होता है कि मुझे पत्नी या परिवार न होने के कारण अकेलापन महसूस होता है। कभी कभी मैं इसके लिए तरसता हूँ। हालांकि मैं कभी कभी इस बात की आज़ादी का आनंद लेता हूँ कि मुझे किसी और की भावनाओं या किसी और की चिंताओं के बारे में चिंता न करने की जरूरत नहीं है। वहीं रतन टाटा ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए इंटरव्यू में एक बार अपने पहले प्यार के बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था, मैं लॉस एंजलिस में था, मुझे प्यार हुआ और मेरी लगभग शादी होने वाली थी, लेकिन उसी समय मैंने वापस जाने का निर्णय ले लिया था क्योंकि मैं लगभग 7 साल से अपनी दादी से दूर था। रतन टाटा ने आगे कहा था, दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह मेरे साथ भारत आएगी। लेकिन साल 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण उसके माता पिता उसके इस कदम से सहमत नहीं थे और रिश्ता टूट गया। अगर रतन टाटा की कंपनियों के बारे में बात करें तो रतन टाटा के तहत टाटा समूह में कई प्रमुख कंपनियां थी, जिनमें शामिल है टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, TCS, टाटा पावर, टाटा एरोस्पेस, टाटा किंगफिशर, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस। इन कंपनियों के अलावा टाटा समूह ने कई अन्य क्षेत्रों में भी निवेश किया है, जैसे कि होटल, खाद्य उत्पाद और रिटेल। रतन टाटा की यात्रा लचीलापन, नवाचार और करुणा की कहानी है। उनके व्यावसायिक योगदान के साथ परोपकारी कार्यों ने उन्हें सच्चे मायनों में एक महान व्यक्तित्व बना दिया है। आपको रतन टाटा की कौन सी बात सबसे ज्यादा प्रेरित करती है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं और इस तरह की और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।